राजस्थान के एक शांत से गांव की ये कहानी है, जहां कुछ महीने पहले तक शादी की खुशियों की गूंज थी। लेकिन अचानक एक रात सब कुछ बदल गया। सड़क किनारे एक युवक घायल हालत में मिला। साथ में उसकी नई नवेली पत्नी भी बेहोशी में पड़ी थी। पहली नजर में मामला सड़क हादसा और लूटपाट का लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। रिश्तों के भरोसे, प्यार, शक और साजिश की परतों में उलझी ये कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं, बल्कि एक सवाल भी है। क्या हम सच में उन लोगों को जानते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसी रहस्यमयी हत्याकांड की पूरी कहानी, जहां सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी राजस्थान प्रदेश की है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़ सर्किल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा गांव है। रावला मंडी थाना क्षेत्र का गांव वन केलम। आम दिनों की तरह वहां की जिंदगी भी शांत और साधारण थी। लेकिन 30 जनवरी 2026 की रात उस इलाके के लिए कुछ अलग ही साबित होने वाली थी। उस रात करीब 9:30 बजे का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थी। इसी गांव का रहने वाला तोलाराम, जो पेशे से डीजे संचालक था, अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। शादी समारोह में डीजे बजाना उसका रोजगार था और अक्सर उसे देर रात ही घर लौटना पड़ता था। उस दिन भी वो अपनी गाड़ी से कैमल रोड की तरफ से गांव की ओर बढ़ रहा था। उसका गांव अब मुश्किल से 200 मीटर दूर रहा होगा। आसपास अंधेरा था, बस उसकी गाड़ी की हेडलाइट ही रास्ता साफ कर रही थी। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी सड़क किनारे किसी उभरी हुई चीज पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा शायद कोई सामान या जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसकी धड़कन तेज होने लगी। गाड़ी रोककर वो तुरंत नीचे उतरा। हालात समझने के लिए उसने मोबाइल की टॉर्च चलाई और सावधानी से आगे बढ़ा। रोशनी पड़ते ही उसका दिल दहल गया। वहां एक महिला और एक पुरुष दोनों बेहोशी जैसी हालत में पड़े हुए थे। कुछ पल के लिए तोलाराम जैसे जड़ हो गया। उसने इधर उधर देखा, आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उस सुनसान सड़क पर अचानक ऐसा दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब पास में देखता है तो देखने के बाद उसकी खुद की चीखें निकल जाती है। वो भी सोचने पर मजबूर था कि आखिरकार ये हुआ क्या है। दरअसल वे कोई और नहीं बल्कि तोलाराम के अपने ही पड़ोसी थे। सड़क किनारे पड़े उस व्यक्ति का नाम आशीष सांसी था, जिसकी उम्र करीब 27 साल के आसपास थी। उसके साथ जो महिला थी वो उसकी नई नवेली दुल्हन थी, अंजू उर्फ अंजलि, जिसकी उम्र लगभग 23 साल बताई जाती है। जैसे ही तोलाराम को यह एहसास हुआ कि सामने पड़े लोग उसके जाने पहचाने हैं, उसके होश उड़ गए। दोनों को बेहोशी की हालत में देखकर वो घबरा गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। रात की खामोशी में उसकी आवाज दूर तक गूंज गई। उसकी चीखें गांव तक पहुंची और कुछ ही पलों में गांव के लोग दौड़ते हुए मौके पर आ गए। वहां का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। बिना समय गवाए ग्रामीणों ने आशीष और अंजलि दोनों को उठाया और सीधे अस्पताल की ओर रवाना हुए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने आशीष सांसी की जांच शुरू की, लेकिन थोड़ी ही देर में जो खबर सामने आई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। डॉक्टरों ने बताया कि आशीष की मौत हो चुकी है, वो इस दुनिया में अब नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी अंजलि की हालत अपेक्षाकृत स्थिर थी। वो होश में तो नहीं थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। डॉक्टरों को उसके सिर में गंभीर चोटों के निशान दिखाई दिए। हालात की गंभीरता को देखते हुए उसे तत्काल बीकानेर के हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। बीकानेर पहुंचने के बाद उसका इलाज शुरू कर दिया गया। इसी बीच आशीष के चाचा वजीर चंद को जब इस घटना की खबर लगी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके भतीजे और उसकी नई नवेली दुल्हन का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है। किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी है। उन्होंने पुलिस से जल्द मौके पर पहुंचने की गुहार लगाई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पहुंची। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद पुलिस ने आशीष के शव को अपने कब्जे में लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर परिवार वाले और पुलिस दोनों ही इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर पूरा मामला क्या है और यह हादसा कैसे हुआ।
दूसरी तरफ अंजलि अभी भी बेहोशी की हालत में बीकानेर के अस्पताल में उपचाराधीन थी, इसलिए उससे तुरंत कोई जानकारी मिल पाना संभव नहीं था। पुलिस ने जब आशीष के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला कि वो पढ़ा लिखा युवक था। उसने जूलॉजी सब्जेक्ट से एमएससी की हुई थी और टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहता था। घटना से महज 3 दिन पहले ही उसने एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के तौर पर ज्वाइन किया था। साथ ही वो बीएड की पढ़ाई भी कर रहा था ताकि आगे स्थायी रूप से शिक्षण क्षेत्र में आगे बढ़ सके। जांच में यह भी सामने आया कि 25 अक्टूबर 2025 को उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी अंजलि छजरिया मोहल्ला क्षेत्र की रहने वाली थी और शादी को अभी ज्यादा समय भी नहीं बीता था कि यह दुखद घटना सामने आ गई। आखिरकार 1-2 दिन बाद अंजलि को होश आ गया। डॉक्टरों की निगरानी में जब उसकी हालत थोड़ी संभली तो पुलिस ने उससे बातचीत शुरू की ताकि उस रात की सच्चाई सामने आ सके। अंजलि ने बताया कि उस रात करीब 9 बजे के आसपास वो और उसका पति आशीष खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। ठंडी रात थी और दोनों आराम से बातें करते हुए सड़क की तरफ निकल गए थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार वाहन उनकी ओर आया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आशीष को जोरदार चोट लगी और वो गिर पड़ा। अंजलि को भी चोट लगी और वो घबरा गई। उसने बताया कि वाहन रुकते ही उसमें से करीब 4-5 लोग उतरे। पहले तो उन्होंने दोनों के साथ मारपीट की, फिर लूटपाट शुरू कर दी। अंजलि के कानों की बालियां खींचकर ले ली गई। आशीष का मोबाइल छीन लिया गया और उसकी उंगली में पहनी सोने की अंगूठी भी निकाल ली गई। इसके बाद वे लोग जल्दी से वहां से चले गए। अंजलि के अनुसार मारपीट के दौरान उसके सिर में गंभीर चोट लगी, जिसके कारण वो बेहोश होकर सड़क किनारे गिर गई। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा। उधर पुलिस अपनी तरफ से जांच में जुटी हुई थी। घटनास्थल के सबूत जुटाए जा रहे थे, लोगों से पूछताछ की जा रही थी और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार था। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, माहौल एकदम बदल गया। रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। उसमें संकेत मिले कि आशीष को लगी चोटें सामान्य सड़क दुर्घटना जैसी नहीं थी। हालात कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे। ऐसा लगने लगा जैसे ये महज हादसा नहीं, बल्कि किसी साजिश के तहत की गई हत्या हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला और उलझ गया था। सवाल अब यही था, अगर यह साधारण सड़क हादसा नहीं था तो फिर हत्या क्यों की गई और आखिर किसने की? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुट गई। इसी दौरान बीकानेर के उस अस्पताल से भी रिपोर्ट आ गई जहां अंजलि को भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसके सिर में कोई गंभीर चोट नहीं है, वो पूरी तरह स्वस्थ है और अब उसे अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर कई लोगों को हैरानी भी हुई, क्योंकि शुरुआत में उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी। जब अंजलि को घर लाया गया, तभी से पुलिस की नजर उस पर भी टिक गई। पुलिस ने उससे दोबारा पूछताछ शुरू की। अंजलि ने वही कहानी दोहराई। रात को टहलते वक्त अज्ञात वाहन आया, टक्कर लगी, फिर कुछ लोग उतरे, मारपीट की और लूटपाट करके चले गए। लेकिन जांच के क्रम में पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो किन किन लोगों से संपर्क में थी। पिछले कुछ समय में देश के अलग अलग शहरों जैसे इंदौर और मेरठ में नई नवेली दुल्हनों द्वारा पति की हत्या के मामलों ने पुलिस को सतर्क कर रखा था। इसलिए एहतियात के तौर पर अंजलि को भी शक के दायरे में रखा गया। हालांकि पुलिस सिर्फ उसी एंगल से जांच नहीं कर रही थी, लूटपाट की बात को भी गंभीरता से लिया जा रहा था। यह पता लगाने की कोशिश जारी थी कि क्या सच में कोई लुटेरों का गिरोह इस घटना में शामिल था या फिर कहानी के पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे इस घटना के पीछे छिपे पहलू भी सामने आने लगे। आखिरकार जब अंजलि के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट आई तो उसमें एक नाम बार बार सामने आ रहा था। संजय उर्फ संजू, पिता गुलाबचंद, निवासी जगदम्बा कॉलोनी, श्री गंगानगर, उम्र करीब 24 साल के आसपास बताई गई। रिपोर्ट से साफ हुआ कि अंजलि और संजय के बीच लंबे समय से लगातार बातचीत हो रही थी। शादी से पहले भी दोनों के बीच काफी संपर्क था और शादी के बाद भी यह सिलसिला थमा नहीं था। यही बात पुलिस के शक को और गहरा कर गई। जब पुलिस ने अंजलि के परिवार और ससुराल वालों से संजय के बारे में पूछा तो सबने एक ही जवाब दिया, हम उसे नहीं जानते। मायके वाले भी अनजान बने रहे और ससुराल पक्ष ने भी उससे किसी तरह की पहचान होने से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस ने मौका मिलते ही संजय को हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हुई तो धीरे धीरे कहानी की एक अलग परत खुलने लगी। संजय ने बताया कि करीब 6-7 साल पहले वो वेटर का काम करता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात अंजलि से हुई। मुलाकातें बढ़ी, बातचीत शुरू हुई और कब दोनों
एक दूसरे को पसंद करने लगे, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। अंजलि उस समय पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई के साथ साथ दोनों जब भी मौका मिलता मिल लेते या फोन पर बात करते रहते। संजय का जीवन ज्यादा स्थिर नहीं था, कभी मजदूरी करता, कभी वेटर का काम, लेकिन वो अंजलि से शादी करना चाहता था। दूसरी तरफ अंजलि के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लेना शुरू किया जिसने आगे चलकर सबको हैरान कर दिया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को रिश्तों की वो परत भी समझ आने लगी जिसने इस पूरी घटना को और उलझा दिया था। दरअसल अंजलि के परिवार को आशीष नाम का रिश्ता मिला था। आशीष पढ़ा लिखा, सुसंस्कृत और अच्छे परिवार से था। दोनों परिवार पहले से एक दूसरे को जानते पहचानते थे, इसलिए घर वालों को यह रिश्ता बिल्कुल उपयुक्त लगा और आखिरकार अंजलि की शादी आशीष से तय कर दी गई। उधर जब अंजलि के घर वालों को संजय के बारे में पता चला तो वे इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उनका मानना था कि संजय न तो ज्यादा पढ़ा लिखा था, न ही आर्थिक रूप से स्थिर। परिवार की नजर में वो अंजलि के लिए सही जोड़ी नहीं था। इसी वजह से 25 अक्टूबर 2025 को अंजलि की शादी आशीष से कर दी गई। लेकिन शादी के बाद भी अंजलि के मन में संजय के लिए भावनाएं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि उसने अपने प्रेमी से वादा किया था कि हालात चाहे जैसे हों, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से शादी के बाद भी दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहा। अंजलि जब ससुराल आई तब उसे वहां के परिवार के बारे में और बातें पता चली। ये एक संयुक्त परिवार था जिसमें करीब 16 सदस्य रहते थे। उसी दौरान उसे यह भी मालूम हुआ कि आशीष के चाचा की सिर्फ 2 बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई से आशीष को गोद लिया था और परिवार में उसे विशेष स्नेह और महत्व भी मिला हुआ था। दरअसल परिवार की सोच ये भी थी कि आशीष अपने चाचा की सेवा सहायता कर सके और आगे चलकर उनकी जिम्मेदारियां संभाल सके। उसके चाचा सरकारी शिक्षक थे, परिवार में सम्मानित व्यक्ति थे और कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी भी खुशी खुशी हुई थी। जब अंजलि दुल्हन बनकर घर आई तो शुरू में उसने पूरे संयुक्त परिवार का बहुत ध्यान रखा। करीब 16 सदस्यों वाले उस घर में वो सबकी जरूरतों का ख्याल रखती थी। घर के लोग अक्सर कहते थे कि उन्हें बहुत संस्कारी बहू मिली है। उसकी मौजूदगी से किसी को कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि जब वो मायके चली जाती तो परिवार वाले उसे याद जरूर करते थे। लेकिन शादी के करीब 3 महीने के भीतर एक बात सबकी नजर में आने लगी। वो ससुराल में कम और मायके में ज्यादा रहने लगी थी। और इसी दौरान जांच में सामने आया कि मायके में रहते हुए ही उसकी अपने पुराने परिचित संजय से बातचीत ज्यादा होती थी। बताया जाता है कि घटना से लगभग 16 दिन पहले वो ससुराल से मायके गई थी। वहीं उसकी संजय से मुलाकात हुई। जांच में यह बात सामने आई कि दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला सिर्फ हाल चाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भविष्य को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं होती रहीं। इसी बीच जब वो वापस ससुराल लौटी तो उसने संजय को घर की दिनचर्या और आदतों के बारे में बताया। खास तौर पर यह कि आशीष की आदत थी रात को खाना खाने के बाद टहलने जाने की। साथ ही उसका एक चचेरा भाई भी अपनी पत्नी के साथ अक्सर उसी समय टहलने निकलता था। पुलिस इन्हीं तथ्यों और बातचीत की कड़ियों को जोड़कर यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उस रात जो कुछ हुआ वो महज संयोग था या फिर किसी सुनियोजित घटनाक्रम की कड़ी। पुलिस जांच में धीरे धीरे वो रात भी साफ होने लगी जब सब कुछ तय योजना के तहत किया गया था। तारीख चुनी गई थी 30 जनवरी 2026 की रात। रोज की तरह खाना खाने के बाद आशीष टहलने के लिए निकला। शुरुआत में उसका चचेरा भाई भी अपनी पत्नी के साथ साथ चल रहा था, लेकिन तभी अंजलि ने अपने पति से कहा कि आज वे दोनों कुछ देर अकेले टहलना चाहते हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ में उन्हें आपस में बातचीत का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए आज थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। बात सामान्य लगी और चचेरा भाई अलग हो गया। आशीष और अंजलि गांव की सीमा से लगभग 200 मीटर दूर निकल गए। अंधेरा गहराता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसी जगह पर पहले से संजय अपने 2 साथियों के साथ इंतजार कर रहा था। एक का नाम बादल उर्फ सिद्धार्थ था, जो जगदम्बा काली कॉलोनी श्रीगंगानगर का रहने वाला था। दूसरा था रोहित उर्फ रॉकी, निवासी सादुल शहर क्षेत्र, जिला चुरू, वही इलाका जहां से अंजलि भी ताल्लुक रखती थी। तीनों झाड़ियों में छिपे हुए थे। घड़ी में करीब 9:15 बजे का वक्त हो रहा था। अंजलि लगातार अपने मोबाइल से संजय के संपर्क में थी और जैसे ही वो तय जगह पर पहुंची उसने इशारे में बता दिया कि वे आ चुके हैं। मौका मिलते ही तीनों ने घेराबंदी कर ली। अचानक हमला हुआ। लाठी डंडों से आशीष पर ताबड़तोड़ वार किए जाने लगे। वो संभल भी नहीं पाया
कुछ ही पलों में वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उन्हें लगा कि सिर्फ मारपीट से काम पूरा नहीं होगा, तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर संजय ने मफलर निकाला और बेरमी से आशीष का गला घोंट दिया। हत्या के बाद पूरे घटनाक्रम को लूट और सड़क दुर्घटना का रूप देने की साजिश रची गई। अंजलि ने खुद अपने पति का मोबाइल फोन और अपने कानों के झुमके आरोपियों को दे दिए ताकि मामला लूटपाट का लगे। आशीष की उंगली में पहनी सोने की अंगूठी भी उतार ली गई। इतना ही नहीं, अंजलि के पैरों की बिछिया और उसने पहनी हुई अन्य ज्वेलरी भी निकाल ली गई ताकि यह दिखाया जा सके कि यहां किसी अज्ञात गिरोह ने हमला कर लूटपाट की है। जिस जगह को दुर्घटना स्थल बताया गया था वो एक सिंगल रोड थी, जहां आमतौर पर वाहनों की आवाजाही बहुत कम रहती है। इसी दौरान जब परिजनों ने आशीष के मोबाइल पर कॉल किया तो फोन किसी और व्यक्ति ने उठाया। बस यही से परिवार वालों का शक और गहरा हो गया था। सब आरोपी ये नाटक कर ही रहे थे कि तभी वहां से डीजे का काम करने वाला तोलाराम गुजरता हुआ आ जाता है। उसकी गाड़ी की आहट पड़ते ही सभी आरोपी तुरंत झाड़ियों में छिप जाते हैं। अंजलि वही अपने पति के पास लेट जाती है और बेहोशी का नाटक करने लगती है ताकि किसी को शक न हो। तोलाराम की सूचना पर परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं। फिर पुलिस आती है और शव को अस्पताल भेजा जाता है। शुरुआत में यह मामला सड़क हादसा और लूट का ही माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है सच्चाई की परतें खुलने लगती है। पुलिस जब पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है तो हर कोई सन्न रह जाता है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक नई नवेली दुल्हन अपने प्रेमी को पाने के लिए इस हद तक जा सकती है कि उसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। आखिरकार इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नई नवेली दुल्हन अंजलि, उसका प्रेमी संजय और उसके दो साथी बादल उर्फ सिद्धार्थ तथा रोहित उर्फ रॉकी। पूछताछ के दौरान एक और अजीब घटना सामने आई। आरोपी रोहित उर्फ रॉकी ने अचानक तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और खुद को बेहोश जैसा दिखाने लगा। उसे जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां वो कांपने और घबराने का नाटक करता रहा, लेकिन डॉक्टरों की जांच में वो पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। इसके बाद पुलिस ने दोबारा सख्ती से पूछताछ जारी रखी। जैसे जैसे पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया, वैसे वैसे ये खबर इलाके में फैलती चली गई। जब आशीष के परिवार वालों को सच्चाई का पता चला तो वे गहरे सदमे में आ गए। उनका कहना था, अगर शादी करनी ही नहीं थी तो साफ मना कर देते, हत्या जैसा कदम उठाने की क्या जरूरत थी। वे बार बार यही कहते रहे कि शादी न भी होती तो वे कहीं और रिश्ता ढूंढ लेते, लेकिन जो हुआ वो बेहद गलत और असहनीय है। 27 वर्षीय आशीष की अपनी ही पत्नी के हाथों मौत की खबर ने उसकी मां को भीतर तक तोड़ दिया। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं था। जिस घर में कुछ महीने पहले शादी की खुशियां और चहल पहल थी, वहां अब गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। उधर मायके पक्ष के लोग भी अब खुलकर सामने आ गए थे। उनका कहना था कि अगर आरोप साबित होते हैं तो लड़की को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत रावला पुलिस ने शुक्रवार को अंजलि को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया और बाद में बीकानेर जेल स्थानांतरित कर दिया गया। डीएसपी ने यह भी बताया कि गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को रिमांड पर लिया गया था, लेकिन रिमांड से लेकर न्यायिक अभिरक्षा तक की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी आरोपी के परिजन उनसे मिलने नहीं आए। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जा रही है और जांच के दौरान अभी और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। ये मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुका है। लोग इसे हाल के चर्चित मामलों से जोड़कर भी देखने लगे हैं, जहां रिश्तों, भरोसे और लालच के बीच ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने समाज को झकझोर दिया। इस घटना ने भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी कभी सबसे भरोसेमंद रिश्तों के पीछे भी चौंकाने वाले सच छिपे हो सकते हैं। अब सबकी नजर अदालत की कार्यवाही और आगे की पुलिस जांच पर टिकी हुई है। फिलहाल ये मामला रिश्तों में विश्वास, संवाद और जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित करता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि कानून से बचना आसान नहीं है। आज की कहानी बस यही तक। अब बारीक कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, प्रदीप शादीशुदा था, इसलिए अर्चना को पीछे हट जाना चाहिए था। किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता। और प्रदीप ने भी गलती की। जब वो शादीशुदा था तो उसे किसी गैर स्त्री से अवैध संबंध रखने की क्या जरूरत थी। मैम, बात सही है कि शादीशुदा होने पर दोनों को अपनी जिम्मेदारियों और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हर रिश्ते की परिस्थितियां अलग होती है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, घोर कलयुग है, ऐसी औलाद होने से बेऔलाद होना लाख गुना अच्छा है। मैम हर दौर में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन रिश्तों को समझ और धैर्य से संभालना ज्यादा बेहतर होता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, गणेश should have understood how important Jyotika's work is to her, but being idle, he started having negative thoughts. Ma'am, I get what you're saying, but sometimes people don't realize the importance of something unless it's clearly communicated. Maybe he just needed better understanding rather than assuming negative things. मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, हत्यारे अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। वे भूल जाते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई। सर सच कहा, अपराध चाहे कितना भी छिपाया जाए, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है और कानून अपना काम जरूर करता है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नाहिद खान जी ने कमेंट किया है, हाय विवेक, अर्चना was trying to take away a woman's husband and a father from his children just for her own emotions and feelings. Wanting to destroy another woman's home for personal desire can never be justified. Such behavior shows a complete lack of conscience and responsibility. However, Pradeep should find some other way out of this critical situation. Nahid Khan from United States of America. Ma'am, I understand your concerns, but situations like this are often more complex than they appear from the outside. It's important that everyone involved reflects honestly on their actions and responsibilities. I just hope a solution can be found that minimizes hurt, especially for the children. Ma'am, thank you very much for your support. सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। हेलो सिस्टर, गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रिंकी देवी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। मैम गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सीमा मालवीय जी ने कमेंट किया है, सचिन तो श्वेता से प्यार करते थे, पर क्या सजा सचिन को ही मिलेगी? हम क्या कर सकते हैं? मैम प्यार अगर सच्चा था तो सजा एकतरफा नहीं होनी चाहिए। हालात और फैसले दोनों की जिम्मेदारी होती है, सिर्फ सचिन की नहीं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अफरीन शेख जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। समीना जी ने पाकिस्तान से कमेंट किया है, कहीं माँ बाप औलाद को मार रहे हैं तो कहीं बच्चे माँ बाप को। अब इंसान करे तो क्या करे? मैम जमाना सच में बदल गया है। शायद अब हमें रिश्तों में ज्यादा समझ, सब्र और मोहब्बत लाने की जरूरत है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्याम बहादुर गुप्ता सर ने कमेंट किया है, कहानी के बीच में जो प्रचार आता है उसका समय 20-30 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक आप उसे स्किप नहीं करते, प्रचार आता ही रहता है। सर सही कहा आपने, कहानी के बीच में आने वाला प्रचार 20-30 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए और स्किप का ऑप्शन भी होना चाहिए ताकि देखने का मजा खराब ना हो। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नेहा ऑफिशियल नाम की आईडी से कमेंट आया है, सैड स्टोरी, आई एम नेहा फ्रॉम हैदराबाद। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नंदिनी यादव जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जहीर डॉन जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कोमल प्रसाद जी ने कमेंट किया है, खुद का बेटा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो अपनी मां का कातिल बन जाए? मैम सच में ये बहुत दुखद और हैरान करने वाली बात है। कभी कभी हालात, मानसिक स्थिति या लालच इंसान को इतना अंधा कर देते हैं कि वो अपने ही रिश्तों की कद्र भूल जाता है। लेकिन मां के साथ ऐसा होना बेहद पीड़ादायक है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गायत्री जी ने कमेंट किया है, मैं कंफ्यूज हूं विवेक जी, क्या सच में श्वेता का इन लड़कों के साथ अफेयर था? अगर था तो अमित को श्वेता को छोड़कर चले जाना चाहिए था, हत्या नहीं करनी चाहिए थी। अब बेवजह जेल में सजा काट रहा है। वैसे भी श्वेता कोई अच्छी औरत नहीं थी। बाय द वे, आई एम फ्रॉम मॉरिशस। मैम किसी के अफेयर या निजी रिश्तों की सच्चाई हमें पूरी तरह पता भी नहीं होती, लेकिन अगर कुछ गलत भी था तब भी हत्या कभी सही नहीं होती। रिश्ते में दिक्कत हो तो अलग होना ही बेहतर रास्ता है। किसी की जान लेना न तो समाधान है और न ही इसे सही ठहराया जा सकता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणपत सिंह भाटी जी ने कमेंट किया है,
इस उम्र में 3-3 जगह मुंह मार रहा था। कोई समझाने वाली नहीं थी। एक बूढ़े को सोचना चाहिए था, खुद तो मरा, साथ में बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद की। सर, हालात और मजबूरियां बाहर से नहीं दिखती। किसी की मौत और परिवार की तकलीफ पर आरोप लगाना संवेदनशीलता की कमी दिखाता है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रतिमा आर्यल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विवेक देवड़ा जी ने कमेंट किया है, मोहन मेरा भाई था, वो काका का लड़का था। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। पूनम शर्मा जी ने कमेंट किया है, मेरी भी पहली प्रेगनेंसी ऐसी ही थी, एक दिन भी साथ रहने से हो जाती है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। द कॉफी गर्ल नाम की आईडी से कमेंट आया है, हेलो विवेक जी, मैं बांग्लादेश से हूं। आई लव योर स्टोरी नरेशन, सो मच थैंक्स फॉर योर स्वीट प्रेजेंटेशन। हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड सपोर्ट। आई एम रियली हैप्पी दैट यू एंजॉय माई स्टोरी नरेशन। सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू इन बांग्लादेश। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लिसनिंग। धर्मेंद्र दहिया जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून। सर, गुड आफ्टरनून। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुमित अंबास्ता जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मोहम्मद जी ने कमेंट किया है, भट्टी कनाडा, सर दुनिया बड़ी जालिम है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे विवेक कुमार जी, राखी जी, विनोद राजपूत जी, मीरा प्रजापति जी, गणपत सिंह भाटी जी, माला कुमारी राय जी, अलग जोत सिंह जी, स्मितल जी, गणेश सौद जी, सत्यनारायण लहरे जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।